स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि आईएएस के इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी चर्चाएं महत्वपूर्ण रही जनवरी से लेकर के मार्च तक, जो कि आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो उनके रिवीजन की बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक जो है दृष्टि आईएएस के संस्थान की ओर से जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाली जो वीडियोस आप सभी के लिए बनाई जाती थी उनमें विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन रिवीजन के दौरान हमें उन्हीं बातों पर ध्यान देना होता है कि जो कि टू दी पॉइंट हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे रिवीजन में सहायक हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो आप सभी के लिए है और वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई यानी जीपीएआई। अगर हिंदी में अगर बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी। तो दरअसल अगर इसकी बात करने की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी का विचार कहां से आया, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि G7 जो है एक संगठन है 7 कंट्रियों का, और G7 के भीतर से ही यह एक विचार उभर कर आया और जिसके परिणाम स्वरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी एक पहल के रूप में, एक मंच के रूप में उभर करके आई। और अभी हाल ही में इसका तीसरा शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था, जहां पर वर्ष 2022 और 23 के लिए इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत को सौंप दी गई है। तो सबसे पहले इसकी अगर स्थापना की बात करें तो यह जून 2020 में स्थापित की गई थी। 15 सदस्य उस वक्त इसके स्थापना सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे। तो यहां पर अगर बात करें तो यह है कि जैसा कि इसके नाम से ही वैश्विक भागीदारी यानी विश्व के तकरीबन सभी देशों की भागीदारी है इसमें। यह एक तरह का अपने आप में एक नई पहल है, एक मंच है जो कि प्रमुख विशेषज्ञों, जो कि नागरिक समाज से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संगठनों से हैं, या जो भी विश्व में सरकारें हैं उनके प्रमुखों का एक मंच है। और इसके अंतर्गत यह एक बहुत हितधारक पहल है जो कि आर्टिफिशियल से संबंधित जो भी उसमें खाई देखने को मिलती है। मुख्य रूप से अगर आर्टिफिशियल की हम बात करें तो इसमें किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक होते हैं सिद्धात्मक और एक होते हैं व्यवहारात्मक। तो इन दोनों के बीच की जो खाई है, जो सिद्धांतात्मक है और जो व्यवहारात्मक है, इसके बीच जो एक गैप है, जो एक खाई है, इसी को पाटने के उद्देश्य से इस मंच की शुरुआत की गई है, इस पहल की शुरुआत की गई है। और यह जो खाई पाटने का प्रयास है यह अत्याधुनिक अनुसंधान के आधार पर है। तो मोटे मोटे तौर पर यहां पर यह बात समझ में आई कि यह पहल है क्या। यह दरअसल जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ लॉन्च की गई या शुरू की गई एक बहुहितधारक पहल है, जिसमें विज्ञान क्षेत्र के, नागरिक समाज क्षेत्र के, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के और विश्व में जो भी सरकारें हैं उनके प्रमुखों का एक मंच है, जो कि अपने मूल्यों को एक तरह से साझा करने का अवसर प्रदान करती है, जो कि अत्याधुनिक अनुसंधान के आधार पर होंगे। और यह जो होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी सिद्धांतात्मक और व्यवहारात्मक डिफरेंस है इसको पाटने के लिए किया जा रहा है। और 2022-23 के लिए जापान में जो इसका तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वहां पर इसकी अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई है, जो कि निसंदेह रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए तीसरे शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई कुछ बातों को हम एक बार देख लेते हैं। तो यह जो है टोक्यो, जो कि जापान में है, टोक्यो इसकी मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर था। तो प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है, सीधे सीधे एक स्टेटमेंट दे देगा, क्योंकि यूपीएससी में जनरली टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन तो होते नहीं, स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं, तो एक स्टेटमेंट यह दे सकता है। ठीक है। और इसमें यह जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था टोक्यो में, इसमें मुख्य रूप से 4 बातों पर चर्चा की गई थी, जिसमें कि जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा शासन, काम का भविष्य, नवाचार और व्यवसायीकरण, इन सारे मुद्दों पर बातें की गई थी। और इसी के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और एक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी का निर्माण करने की भी बात की गई थी। और इस फ्रेमवर्क निर्माण के संदर्भ में भारत ने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया था। अब इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या था, तो इसमें देखें जो भी गैर व्यक्तिगत डेटा है, यानी कि डेटा के मामले की अगर बात करें तो एक होता है निजी डाटा यानी कि व्यक्तिगत डाटा, और एक होता है गैर व्यक्तिगत डाटा। तो जो गैर व्यक्तिगत डाटा हैं उन तक सभी लोगों की पहुंच हो सके यह सुनिश्चित करना इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ सरकारी डेटा साझाकरण के लिए जो भी संस्थागत ढांचे हैं, जहां पर जो भी लूप होल है उसमें सुधार करना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा गोपनीयता और सुरक्षा के सिद्धांतों को भी बढ़ावा देना है। अब यहां से डाटा जो है
लीक होकर के उसका कहीं दुरुपयोग ना हो सके, तो इसके बारे में भी चर्चा की गई है और यह इसके एक उद्देश्यों में शामिल है। साथ ही साथ उपकरणों के उपयोगों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना। अब ये कौन से उपकरण होंगे? जो कि अत्याधुनिक उपकरण होंगे जिसमें कि गोपनीयता बनी रहे, साथ ही साथ जो गैर व्यक्तिगत डाटा है वो सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच सके, साथ ही साथ इसमें जो भी संस्थागत ढांचे में सुधार करना है उसको भी ये बढ़ावा दे सके। तो यह कुल मिलाकर के राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी का उद्देश्य रहा। अब इसके अंतर्गत बात करें तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो सदस्य हैं 25 हैं। कौन कौन से? आप चाहे तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी जून 2020 में, तो इसमें केवल 15 सदस्य थे। अब ये 15 सदस्य कौन कौन से संस्थापक सदस्य के रूप में यहां पर दिए गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्लोवेनिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल थे। तो ये इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें रहे। चलते हैं आगे टॉपिक पर। अगला टॉपिक है भूप्रेक्षण उपग्रह ओशनसैट 3। अब ओशनसैट 3 क्या है और यह चर्चा में क्यों रहा? तो दरअसल अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। दरअसल ओशनसैट जो 3 है यह उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो कि मुख्य रूप से पृथ्वी और उससे संबंधित जो भी वायुमंडल है, उससे जुड़ा जो भी समुद्र है, उसके बारे में जानने के लिए, या कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि ओशनसैट जो है उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो कि पृथ्वी अवलोकन करने से संबंधित है। और अभी हाल ही में इसने क्या किया था कि इसने गुजरात की कुछ छवियों को साझा किया था जो कि अंतरिक्ष से ली गई थी और इसको प्रधानमंत्री जी ने साझा किया था। तो इसकी वजह से यह एक बार सुर्खियों में बना था। तो बात कर लेते हैं ओशनसैट है क्या। तो यह इसरो द्वारा निर्मित है, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसी के द्वारा यह संचालित है। और यह उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो भी प्रमुख घटनाएं हैं, चाहे वो पृथ्वी पर उपस्थित जल से संबंधित समस्याएं हो, जल से जुड़ी हुई कोई बातें हो, उसके वायुमंडल से जुड़ी हुई कोई बातें हो, यानी कि कुल मिलाकर के पृथ्वी से जुड़ी हुई जो भी प्रमुख घटनाएं हो सकती है उसके अवलोकन के लिए यह उपग्रहों का एक श्रृंखला है। इसमें ओशनसैट 1, ओशनसैट 2 पहले लॉन्च कर दिए गए हैं। तो यह जो है समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन करने के लिए समर्पित उपग्रहों की एक सीरीज है। इसके अतिरिक्त यह क्या अन्य काम करेगा या क्या अन्य सुविधाएं हमें दे सकता है? तो उसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल एकाग्रता, फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम, वायुमंडलीय एरोसॉल, चक्रवातों की भविष्यवाणी, यानी कि जो भी चक्रवात आते हैं उनके भविष्यवाणी करने में, उनके प्रेडिक्शन करने में भी यह सहायक होगा। इसके अलावा समुद्री मौसम पूर्वानुमान का दस्तावेजीकरण करना भी इसके अंतर्गत इसकी सेवाओं में शामिल होगा। यहां पर एक टर्म है फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम। फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें फाइटोप्लैंक्टन को समझना होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है जलीय पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि जल के अंदर, खासकर अगर बात करें यहां पर समुद्र के परिप्रेक्ष्य में, तो समुद्र में जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। दूसरा चीज ब्लूम की अगर बात करें तो ब्लूम का मतलब यह है कि जब जलीय पेड़ पौधे मर जाते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो मर करके उसके ऊपर आ जाते हैं और बहुत सारी ये लार्ज स्केल में जलीय पेड़ पौधों की मृत्यु होती है, तो उसी को हम फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम कह देते हैं। ये जनरली जो छोटी वाटर बॉडीज होती हैं वहां पर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं ओशनसैट 1 की। ओशनसैट 1 की अगर बात करें तो यह पहला ऐसा भारतीय उपग्रह था जो समुद्र संबंधी अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया था इसरो के द्वारा। इसमें जो है एक ओशन कलर मॉनिटर लगाया गया था। इसके अलावा इसमें एक बहुआवृत्ति यानी कि मल्टी फ्रीक्वेंसी से लैस स्कैनिंग माइक्रोवेव रेडियोमीटर भी लगा था, और जिसका जो मुख्य कार्य था यह समुद्र की सतह का तापमान, हवा की गति, इसके अलावा बादल में जो भी जलवाष्प मौजूद है या बादल में जल की मात्रा कितनी है, इन सारी चीजों को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग इसमें किया गया था। और यह जो है, हालांकि शुरू में इसके मिशन पूरा करने के लिए जो अवधि रखी गई थी वह 5 साल रखी थी, लेकिन यह 11 साल 2 महीने में इस मिशन को पूरा कर सका और अगस्त 2010 में इसने अपने मिशन को पूरा कर लिया। तो यह कुल मिलाकर के मोटी मोटी बातें रहे ओशनसैट 1 की। बात कर लेते हैं ओशनसैट 2 की। तो ओशनसैट 2 जो है, ओशनसैट 1 पर जो ओशन कलर मॉनिटर लगा हुआ था उसके उपकरणों के परिचालन के लिए इसे लॉन्च किया गया था, जिससे कि यह जो भी सेवाएं हैं वह निरंतरता प्रदान करते रहे, यानी कि जो भी सेवाएं ओशनसैट 2 दे रहा था उसमें कोई भी दिक्कत ना आ पाए, सेवाएं निर्बाध रूप से मिलती रहे, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। और यह खासकर मुख्य रूप से ओशनसैट 1 पर जो ओशन कलर मॉनिटर लगा था उसके लिए
लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो भी अन्य क्षेत्र थे उसमें अनुप्रयोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसका लॉन्च किया गया था। बात करते हैं ओशनसैट 3 की। ओशनसैट 3 को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें ओशन कलर मॉनिटर के ऑपरेटरों को निरंतरता प्रदान करने की बात की गई थी, यानी कि जो इसके पीछे लॉन्च करने का उद्देश्य था, जो भी ओसीएम के ऑपरेटर थे उनको निर्बाध रूप से सेवाएं मिलती रहें, यह उसमें एक शामिल था। इसके अलावा समकालिक समुद्री सतह तापमान मापने के माध्यम से अन्य अनुप्रयोगों की क्षमता में भी वृद्धि करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी परिकल्पना क्यों की गई थी, इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 06 या ओशनसैट 3.0 कहा जाता है। और इसके पीछे यानी कि इसको लॉन्च करने के पीछे क्या परिकल्पना थी, क्या मकसद था, तो उसमें मुख्य रूप से समुद्र के रंग डेटा को जानना, इसके अलावा समुद्र की सतह के तापमान को जानना, समुद्र विज्ञान, जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों में मदद मिल सके, यह भी शामिल था। इसके अलावा पवन वेक्टर डेटा का निरीक्षण करना इसके अंतर्गत शामिल था। यानी कि जो ओशनसैट 3.0 लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च करने के पीछे ये मुख्य रूप से उद्देश्य थे। इसके अलावा कुछ अन्य सेवाएं भी इसके द्वारा अपेक्षित हैं, तो उसमें क्लोरोफिल, हवा की गति और भूमि आधारित भूभौतिकी मापदंडों का उपयोग करना, इसके अलावा संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्रों जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का समर्थन करना भी इसमें शामिल था। यानी कि यह उन क्षेत्रों को बारे में भी बताएगा कि जहां पर मछली जो है बहुत ज्यादा मिल सकती है, यानी कि ऐसे क्षेत्रों को भी पता लगाना, ऐसे क्षेत्रों को भी डिटेक्ट करना जहां पर मछली का उत्पादन ज्यादा होता हो, जो कि निसंदेह रूप से मूल्यवर्धन का काम करती है। तो ये सारी बातें जो रही ओशनसैट 3 से संबंधित रही। हालांकि इसमें ओशनसैट 1, ओशनसैट 2 के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आप सभी के लिए दे दी गई है, लेकिन इसके बारे में यदि आप विस्तृत से जानना चाहते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले शुरू में बताया कि दृष्टि IAS की ओर से जो अन्य प्रोग्राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित बनाए गए हैं, वहां पर इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, तो आप लोग वहां जाकर के अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, चैट GPT चैटबॉट। अब ये क्या है, दरअसल ओपन AI द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह जो चैटबॉट है, दरअसल ये कंप्यूटर आधारित एक लैंग्वेज है जिसमें 3.5 सीरीज के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। और यह क्या करता है, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कुछ इनपुट डाले जाते हैं और उन इनपुटों के आधार पर यह मानव के समान पाठ करने लगता है, बातचीत करने लगता है। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है कि यह जो इनपुट दिए जाते हैं वो गहन निरीक्षण के बाद, गहन शिक्षण निरीक्षण के बाद दिए जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि हम रैंडमली कुछ भी दे सकेंगे, क्योंकि यहां पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले GPT की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब चूंकि यह जो लॉन्च किया गया था ओपन AI के द्वारा, यह इसका तीसरा संस्करण था, तो यहां पर आप 3 दे सकते हैं। यह क्या है, बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जिसमें कि गहन शिक्षण तकनीकों के आधार पर इनपुट दिए जाते हैं और इनपुट के आधार पर यह मानव समान पाठ करने लगता है। और यह एक तरह से संवादात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके यह लोगों की तरह आपस में बातचीत कर सकता है। इसके द्वारा जो भी गलतियां होती है, गलतियों को स्वीकार कर सकता है, अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर भी दे सकता है। इसके अलावा इसको भविष्य में कोई भी घटना होने वाली है या भविष्य से संबंधित किसी बात के बारे में बात करना है, तो भविष्यवाणी करने के लिए भी इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो तकनीकी रूप से बात करने के लिए इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब इसका उपयोग क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन सामग्री निर्माण में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपको कोई एक लेख लिखना है किसी भी टॉपिक पर और उसको कहीं आपको भेजना है और आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है, तो आप इनपुट के माध्यम से अपने सवाल को इससे पूछ सकते हैं और वह आउटपुट के माध्यम से आपको उसका विस्तृत जानकारी देगा, तो जिससे कि आप एक ऑनलाइन लेख लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह एक एग्जाम्पल था कि ऑनलाइन सामग्री का कैसे निर्माण किया जा सकता। इसके अलावा ग्राहक सेवा प्रश्नों का उत्तर देने में भी यह सक्षम है, डीबग कोड करने में भी यह काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा मानव बोली की शैलियों को कॉपी करने में भी यह सक्षम है। इसके अलावा सवालों का जवाब देने में सक्षम है। साथ ही साथ बेसिक ईमेल
पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवी, निबंध और होमवर्क जैसे काम भी इसके द्वारा कराए जा सकते हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आने वाले भविष्य में, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। इसका एक उपयोग कोड लिखने में भी किया जा सकता है। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? तो नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित समस्याएं इसमें देखने को मिली हैं। इसके अलावा कभी कभी यह गलत जानकारी भी दे देता है, चूंकि इसका जो ज्ञान है यह वर्ष 2021 से पहले संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन्हीं तक देता है, तो इसका ज्ञान क्षेत्र जो है एक लिमिटेड है। तो यह इसकी कुछ खामियां रही या कुछ इसकी सीमाएं रही। अब बात कर लेते हैं चैटबॉट की, यानी कि जो हमारा ओपन एआई द्वारा निर्मित या लॉन्च किया गया चैट जीपीटी चैटबॉट है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो यह मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक रूप है, इससे इतर या कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही इस्तेमाल किया गया है, जो कि मुख्य रूप से मैसेजिंग ऐप के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अब चूंकि यह एक स्वचालित प्रोग्राम की तरह से काम करता है, तो स्वचालित टूल प्रोग्राम की तरह से कार्य करने के लिए यह ग्राहकों को कई सारी सेवाएं दे सकता है, और इसमें ग्राहकों को जुड़ने के लिए बहुत ही नाम मात्र का पैसा या शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा यह ग्राहकों के साथ मानव की तरह बातचीत भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर निर्मित है, और यह दो तरह से काम करता है। एक है मशीन लर्निंग के माध्यम से, दूसरा है निर्धारित दिशा निर्देशों के माध्यम से यह कार्य करता है। तो इस तरह से इसकी कार्य अवधि रही है, किस तरह से कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या सीमाएं हैं, संक्षिप्त रूप से सारी जानकारी जो आप सभी के प्रश्न पत्र के लिहाज से जरूरी हो सकती है वो आप सभी को दे दी गई है। बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है? तो जो भी आज के दौर में लोगों के बीच जो ऑनलाइन माध्यम पर बातें हो रही हैं, चाहे वो मैसेज के जरिए हो रही हो, चाहे वीडियो के जरिए हो रही हो, चाहे वो इमेजेस के जरिए हो रही हो, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि दो लोगों के मध्य जो भी डाटा का हस्तांतरण हो रहा है उसमें लीकेज ना होने पाए, उसका दुरुपयोग ना होने पाए, कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे इसमें जो कंपनी सेवा प्रदाता है वो है या फिर इंटरनेट प्रदाता कंपनी जो है वो भी इन डाटाओं का उल्लंघन ना कर सके, चोरी ना कर सके। इसके लिए अभी हाल ही में एप्पल के iCloud पर जो भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की सेवाएं अभी तक दी जा रही थी डाटा संरक्षण के लिए, उसके पॉइंट्स को 14 से 23 श्रेणियों तक बढ़ाए जाने की घोषणा एप्पल के द्वारा की गई है, और इसी वजह से यह एक बार सुर्खियों में बना रहा है। तो अगर बात करें एप्पल के अनुसार वर्ष 2013 से 21 तक डेटा ब्रीच के मामले में 3 गुना तक की वृद्धि देखी गई है, जिसकी वजह से एप्पल ने यह घोषणा की है कि वह संरक्षित डेटा पॉइंट्स को 14 से लेकर के 23 तक बढ़ा देगा। अब बात करें इस मामले में होता क्या है कि यदि इस तरह की यह जो सेवा है बढ़ाने की बात की जा रही है, यदि ऐसा कर दिया जाता है तो डेटा का उल्लंघन होने के भी मामले में जो भी उपयोगकर्ता है उनका जो डेटा है वह सुरक्षित रहेगा। अब बात करें एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है, तो यह एक तरह से संचार जो प्रक्रिया होती है, जो लोगों के बीच संचार करने की प्रक्रिया होती है, उपकरणों के माध्यम से जो भी डेटा साझा किए जाते हैं उनको इनक्रिप्ट करने की एक प्रक्रिया है। इनक्रिप्ट मतलब उसे सुरक्षित करने की प्रक्रिया है। होता क्या है इसमें, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत जो भी सेवा प्रदाता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता है या जो भी साइबर अपराधी हैं, उन तक डेटा पहुंचने के लिए रोका जाता है। यानी कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रक्रिया है, यह जो भी कंपनी सेवा प्रदाता है, जो भी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है, साइबर अपराधी है, उन तक आपका डेटा ना पहुंच सके, यह सुनिश्चित करने में मदद करता है। अब कैसे करता है, तो इसके अंतर्गत जो भी संदेश है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो क्रिप्टोग्राफिक कुंजियां हैं, तो उन संदेशों को इन क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों के एंड पॉइंट्स पर संग्रहित किया जाता है, वहीं पर इनका संग्रहण किया जाता है। दरअसल यह जो क्रिप्टोग्राफिक कुंजियां हैं जिनका संग्रहण इन पॉइंट्स पे किया जा रहा है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए संदेशों को, तो उसमें एक प्रकार के एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है जो कि एआई पर बेस्ड होता है। और यह एल्गोरिदम क्या होता है कि जो पढ़ने लायक पाठ होता है, यानी कि जो भी हम पढ़ सकते हैं, जो भी कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे वो साइबर अपराधी हो, चाहे वो कोई सेवा प्रदाता कंपनी हो, वो उसको पढ़ सकती है, तो उसको क्या करता है, वो अपठनीय प्रारूपों में बदल देता है, यानी कि इनक्रिप्ट कर देता है। अब यह जो प्रारूप हैं ये कैसे पढ़े जा सकते हैं, या उन्हीं लोगों के द्वारा पढ़े जा सकते हैं जिनके पास डिक्रिप्शन कुंजी होती है। यानी कि इसको इनक्रिप्ट कर दिया गया, अब इसको पढ़ने के लिए हमें इसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो यह उन्हीं लोगों के द्वारा पढ़े जा सकते हैं जिनके पास डिक्रिप्शन संबंधी कुंजियां होती हैं, और यही लोग इसको अनस्क्रैम्बल करके पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आपका डाटा सुरक्षित हो जाता है।
अब इसका उपयोग क्या कर सकते हैं हम, तो व्यावसायिक दस्तावेजों में यानी कि जो भी कमर्शियल पेपर्स हैं उनको सुरक्षित करने में, वित्तीय विवरणों में जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उनको सुरक्षित करने में, कानूनी कार्रवाइयों में, व्यक्तिगत वार्तालापों को स्थानांतरित करते समय इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि निजी डेटा जो है सुरक्षित रहने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा उपयोगकर्ताओं के प्राधिकरण को नियंत्रित करने के लिए, संचार को सुरक्षित करने, पासवर्ड सुरक्षित करने इत्यादि में, इन सारी जगहों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी डाटा संग्रहण किया गया है उसको सुरक्षित करने के लिए, क्लाउड स्टोरेज पर जो भी डाटा है उसको सुरक्षा करने के लिए। तो कुल मिलाकर, मोटा मोटी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोगों के बीच कन्वर्सेशन हुए हैं, चाहे वो कमर्शियल पर्पस से हुए हो, चाहे वो फाइनेंशियल पर्पस से हुए, चाहे वो व्यक्तिगत जानकारी को लेकर के हुए हो, या भी कोई कानून को लेकर के कोई भी सुरक्षात्मक दृष्टि से जो भी बातें हुई हो, उनको सुरक्षा प्रदान करने का यह कार्य करता है। अब इसके लाभ क्या है, संप्रेषण में सुरक्षा, तीसरे पक्ष से सुरक्षा, हस्तक्षेप रहित, यानी कि दो लोगों के बीच कोई कन्वर्सेशन हो रहा तो कोई तीसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके अलावा उद्योग विनियामक अनुपालन जो संस्थाएं हैं जो कि कुछ कानूनों के लिए बाध्य होती हैं मानने के लिए, तो उनके डेटा के सुरक्षा करने में भी यह काफी लाभकारी है। बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू। अब ये मामला क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो दरअसल अभी अमेरिका में एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है, लॉरेंस लिवरमोर फैसिलिटी, और यहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी कि फ्यूजन की जो प्रक्रिया है वहां पर प्रयोग की गई, उस पर प्रयोग किया गया और उसमें ऐसा देखा गया कि ऊर्जा में शुद्ध लाभ हो रहा है। अब ये किस प्रकार की ऊर्जा का शुद्ध लाभ है, इसका क्या हमारे लिए उपयोग है, तो इसके बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर देखें कि यह मुख्य रूप से है क्या, तो यह सूर्य या अन्य सभी जो भी तारे हैं उनको चमक प्रदान करते हुए ऊर्जा का विकिरण करने वाली एक प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चाइना ने एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है और उस सूर्य को हम उन्नत नाभिकीय संलयन प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण या फिर अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक या ईस्ट के नाम से जानते हैं। यह क्या है, यह चीन का कृत्रिम सूर्य है। अब यह कृत्रिम सूर्य है तो सूर्य के बारे में आपको पता होगा कि यह कई सौ वर्षों से हमें प्रकाश देता आ रहा है। तो इसकी एनर्जी का स्रोत क्या है जो कि खत्म नहीं हो रहा है और आने वाले भविष्य में भी यह खत्म होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में अगर बात करें तो जो चाइना ने कृत्रिम सूर्य बनाया है वह सूर्य के नाभिकीय संलयन के समान ही बनाया है। यानी कि जो हमारा वास्तविक सूर्य है उसमें जो प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन, जिसके द्वारा ऊर्जा का विकिरण होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसी के आधार पर चाइना ने इसका निर्माण किया है। यानी कि अपने कृत्रिम सूर्य को इसी के आधार पर इसने निर्मित किया है। अब नाभिकीय संलयन होते क्या है, तो इसके अंतर्गत दो हल्के तत्व जो है, दो हल्के नाभिक तत्व मिल करके आपस में दो भारी परमाणु के नाभिकों का निर्माण करते हैं। यदि यहां पर आप देखें तो एक और दो, ये दो जो हैं इनके जो नाभिक हैं हल्के हैं और ये हल्के तत्व हैं। तो छोटे नाभिक वाले दो तत्व आपस में मिल करके एक भारी परमाणु वाले नाभिक का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम संलयन कहते हैं, ना कि विखंडन। विखंडन में क्या होता है, टूट जाना होता है। तो यहां पर फ्यूजन हो रहा है, संलयन हो रहा है, इसमें काफी ज्यादा एनर्जी विमुक्त होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो अब मोटा मोटी तौर पर यह मामला क्यों हाईलाइट है, तो क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया था कि हाइड्रोजन की एक छोटी सी मात्रा को पेपरकॉर्न के आकार के कैप्सूल में डाला गया और जब ये इसको उस कैप्सूल में डाला गया तो वहां पर एक लेजर बीम का प्रयोग किया गया है। जो बीम थी 192 बीम लेजर का उपयोग किया गया था, काफी शक्तिशाली थी, बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करने की क्षमता इसके अंतर्गत थी। इसमें जो है 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी उत्पन्न करने में सक्षम था। कौन, यह जो लेजर बीम थी, इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि यह 100 मिलियन डिग्री तक का तापमान जो है जनरेट कर सकता था। और इसी को हम जड़त्वीय संलयन भी कहते हैं। जड़त्वीय संलयन क्या होता है कि जिसमें इस तरह की एनर्जी उत्पन्न करने की क्षमता हो। तो इस प्रयोग में किया क्या गया कि जब लेजर बीम जो है जो कि इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और उसकी अगर हम बात करें तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो सूर्य के केंद्र में जो भी एनर्जी होती है या जो भी गर्मी होती है उससे भी कहीं ज्यादा यह गर्म था। अब इसी के अंतर्गत जो हाइड्रोजन था, जो हाइड्रोजन इसमें लिए गई थी, जो कैप्सूल में डाला गया था, तो हाइड्रोजन के पृथ्वी के वायुमंडल के 100 अरब गुना से भी अधिक इसको संपीड़ित किया गया। यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे 100 गुना से भी अधिक इस हाइड्रोजन को
संपीड़ित किया गया। किससे किया गया? 192 लेजर बीम से किया गया, जिनके अंदर इतनी क्षमता थी कि जो भी वहां पर सूर्य का केंद्र है या जो सूर्य में जो गर्मी होती है उससे भी ज्यादा होती है। अब इस संपीड़न के बाद क्या हुआ? इसमें विस्फोट हो गया। अब जैसे ही विस्फोट हुआ तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर संलयन यानी कि जो फ्यूजन की प्रक्रिया थी वह स्टार्ट हो गई। इस फ्यूजन की प्रक्रिया के बाद इतनी ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ कि यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस पर अगर चर्चा करें तो संलयन में विशेषज्ञता अभी भी प्रायोगिक चरण में है, यानी कि इसमें अभी विशेषज्ञता हमें नहीं मिली हुई है। हालांकि 1950 के दशक से ही इसमें विशेषज्ञता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह अभी हाल फिलहाल में जो यह घटना घटी है यह काफी महत्वपूर्ण है और इसको भविष्य में एक अच्छे प्रयोग के रूप में और भविष्य में इस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले 2-3 दशकों में हम इसको व्यवसायिक ऊर्जा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो संलयन ऊर्जा के अलावा इसमें ऊर्जा का कार्बन मुक्त स्रोत भी देखा गया है। इसके अलावा जब यह कार्बन मुक्त स्रोत इसमें जो देखा गया है तो इसमें जो जोखिम होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल है, यानी कि नगण्य है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू के मामले में जो भी बातें रही, क्या प्रयोग था, क्या इसकी संभावनाएं हैं, यहाँ पर आप सभी को विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कैंसर रोधी mRNA वैक्सीन। कैंसर रोधी mRNA वैक्सीन जो है मॉडर्ना और MSD, जिसे हम मर्क एंड कंपनी कहते हैं, इसके द्वारा बनाई गई है। और इस वैक्सीन का जो पूरा नाम है mRNA 4157/V940 वैक्सीन। और यह प्रति रोगी के लिए अलग तरह से बनाई जाती है, यानी कि इसमें जितने रोगी हैं उनके लिए अलग अलग वैक्सीन होगी। ये नहीं कि एक रोगी के लिए जो वैक्सीन है वही दूसरे रोगी के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो उत्पादन किया जा रहा है या जो वैक्सीन बनाई गई है वह रोगी के ही ट्यूमर सेल से लेकर के बनाई जाती है। इसके बारे में हम भी आगे चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो यह mRNA वैक्सीन थी इसमें जो भी टेक्निक इस्तेमाल की गई है वही टेक्निक का इस्तेमाल करके कोविड-19 के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उसका निर्माण किया गया है। तो अब क्या करें कि जो यह mRNA वैक्सीन है इसको जब कैंसर से संबंधित एक कैंसर होता है, त्वचा कैंसर, जिसे हम मेलानोमा कहते हैं, तो इस मामले में जो भी रोगी थे उनको कन्वेंशनल जो भी दवाएं दी जाती थी मेलानोमा को ठीक करने के लिए, तो उस दवा का नाम है कीट्रूडा। तो जब इस वैक्सीन को कीट्रूडा के द्वारा रोगी को दिया गया तो रोगी में एक अप्रत्याशित रूप से लाभ देखा गया, यानी कि मेलानोमा के मामले में विशुद्ध आशाजनक परिणाम मिले, यानी कि काफी अच्छे परिणाम मिले, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो भी रोगी है यह प्रति रोगी के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार की जाती है, यानी कि अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग तरीके से यह वैक्सीन बनाई जाती है। अलग अलग तरीके से बनाए जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि तकनीक तो पूरी वही है, लेकिन हर रोगी की जो ट्यूमर है उनसे यहाँ पर इस सेल का लिया जाता है, साथ ही साथ उसके में जो भी जीन है उनको डिकोड किया जाता है और डिकोड करने के बाद उसका पूरा विश्लेषण किया जाता है, तब जाकर के वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो वैक्सीन हेतु रोगियों के ट्यूमर और स्वस्थ ऊतक के नमूनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो स्वस्थ ऊतक है और जो ट्यूमरस टिश्यूज हैं उनके जो अनुवांशिक अनुक्रम है उनको डिकोड किया जाता है, यानी कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड कर दिया जाता है। और इसके बाद जब इसे डिकोड कर दिया जाता है तो जो भी कैंसरस सेल या फिर जो भी ट्यूमर के लिए जो भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है जिसमें कि म्यूटेशन करके उसे रोका जा सकता है या उसे ट्रीट किया जा सकता है, उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। और इस विश्लेषण से प्राप्त जो भी जानकारी होती है इसी को उपयोग हम वैक्सीन के निर्माण में करते हैं। और यह जो तकनीक है इसी को कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीन बनाई गई थी उसमें भी इसकी सहायता ली गई थी। mRNA वैक्सीन क्या करती है, यह कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने में मदद करती है। mRNA की जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं M लगा हुआ, M का मतलब होता है मैसेंजर, RNA का मतलब है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। तो यहाँ पर मैसेंजर RNA क्या करता है, मैसेज ले जाता है कोशिकाओं तक जिससे कि संबंधित प्रोटीन का निर्माण हो सके। अब यह जो प्रोटीन का जब निर्माण होगा, जितना भी ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होगा वह उतना ही प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करेगा। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है जब वो ट्रिगर हो जाएगा तो मेलानोमा से संबंधित जो भी टिश्यू है या जो भी ट्यूमर है उनको नष्ट कर दिया जाएगा। तो यह पूरी प्रक्रिया रही किस तरह से वैक्सीन बनती है। अब इसके अंतर्गत इसकी क्रियाविधि को अगर समझने का प्रयास करें तो कैंसर कोशिकाओं को खोजने और नष्ट करने में मदद करती है। जो हम
वैक्सीन है और क्रोटोडा के साथ मिलकर के दिया जा रहा है, तो ये क्या करती है कि जो कैंसरस सेल है, या बेसिकली बात करें मेलेनोमा यानी कि त्वचा कैंसर से संबंधित जो भी सेल हैं उनको खोजने और नष्ट करने में मदद करती है। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो व्यक्तिगत वैक्सीन बनाई गई है उसको कीट्रूडा के साथ दिया जाता है रोगी को। और यह क्यों दिया जाता है? इसमें क्या होता है कि एक सेल होती है प्रोग्राम डेथ 1 सेल, क्या ये एक प्रोटीन है जिसे हम PD1 कहते हैं, यह इसको निष्क्रिय कर देता है। और यह इसलिए भी जरूरी है कि यह जब तक सक्रिय फॉर्म में रहेगा तो जो भी कैंसरस सेल हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम पहचान ही नहीं सकेगा। अब जब हम पहचान ही नहीं सकेंगे तो हम नष्ट किसको करेंगे? तो इसलिए यह वैक्सीन और कीटूडा जो है जब इसको रोगी को दिया जाता है तो यह PD1 को निष्क्रिय कर देता है। और PD1 क्या करता है? प्रोटीन या ट्यूमर को प्रतिरक्षा प्रणाली से बचाने में मदद करता है। तो इस तरह से जब यह निष्क्रिय हो गई तो इसके बाद क्या होता है? इसको रोगी में इंजेक्ट किया जाता है। तो रोगी की जो कोशिकाएं हैं वो एक निर्माण इकाई के रूप में कार्य करने लगती है और वहां पर प्रोटीन की बहुत सारी जो है प्रतिक्रिया बना देती है, क्लोन बना देती है, कॉपी बना देती है, यानी कि मल्टीपल फॉर्म में जो प्रोटीन है जो कि म्यूटेटेड है। म्यूटेटेड प्रोटीन का मतलब यह है कि इसके अंदर इतनी क्षमता है, यह क्षमता है कि यह D1 को निष्क्रिय करेगा और D1 निष्क्रिय जब होगा तो हमारा जो प्रोटीन बन रही है ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी। जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा तो ये संबंधित जो भी ट्यूमरस सेल हैं उनको पहचानेगा और पहचान करके यह ट्यूमर को समाप्त कर देगा। तो ये सारी उसकी क्रियाविधि रही, किस तरह से वैक्सीन निर्माण होता है। अब इसकी प्रभाविता यानी कि इफेक्टिविटी की बात करें, यह कितना प्रभावी है, तो जो भी वैक्सीन के जोखिम के मामले की अगर हम बात करें तो उसमें 44% की कमी है जब इन दोनों को साथ में दिया जाता है। यह जो है यानी कि यह वैक्सीन और कीटरूडा का जो संयोजन है यह सामान्यतः सुरक्षित रहा है। अभी तक जो भी प्रयोग इस पे किए गए हैं ये सामान्य रूप से सुरक्षित रहे, इनका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और 1 साल के उपचार के बाद अकेले कीटरूडा की तुलना में इसमें काफी लाभ होता है। यानी कि जो कन्वेंशनल हम इलाज करते हैं उसके अंतर्गत इम्यूनोथेरेपी में हम कीटरूडा दवा देते हैं, तो जब कीटरूडा से जितना लाभ होता था तो जब हम इसको इस mRNA वैक्सीन के साथ मिला करके दे रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा इसमें लाभ देखने को मिला है। तो ये कैंसर से संबंधित जो mRNA वैक्सीन है ये आने वाले भविष्य में मेलेनोमा से संबंधित जो भी रोगी है उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हो सकता है इससे संबंधित कोई सवाल पूछा जाए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GAI है क्या? तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो यह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा है और यह अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन भविष्य में इसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो प्रौद्योगिकी है उसमें दिनों दिन विकास देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से अभी इसमें काफी विकास संभव हो सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर इसका विकास होता है तो यह किस तरह से हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, तो इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, विनिर्माण, स्वास्थ्य, वित्त एवं अन्य, यानी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अन्य क्षेत्रों में इसका प्रसार हो सकता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये हमारे लिए किस तरह से काम करती है या क्या इसकी उपयोगिता है, तो यह मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो भी इनपुट दिया जाता है तो वह डेटा के अनुरूप नई सामग्री को उत्पन्न करने में ध्यान केंद्रित करती है। अब यह नई सामग्री क्या है? तो यह कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, तो यह उसका निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब इसकी बात करें तो यह जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके उदय में जनरेटिव मॉडल का काफी हद तक योगदान रहा। और यह जो जनरेटिव मॉडल हैं यह डेटा अनुसार प्रशिक्षित किए गए हैं, यानी कि इन जनरेटिव मॉडल्स को डेटाओं के आधार पर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसकी वजह से यह प्रशिक्षित आउटपुट देने में सक्षम है। और यह जनरेटिव मॉडल्स की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स यानी गैन्स और वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स यानी VAES शामिल है। ये क्या है? जनरेटिव मॉडल है। इन्हें डेटा के आधार पर प्रशिक्षित किया गया है इनपुट दे करके। अब जब डेटा के आधार पर, इनपुट के आधार पर इन्हें प्रशिक्षित किया गया तो ये जो नए आउटपुट देंगे वो क्या होंगे? प्रशिक्षण डेटा के समान होंगे, यानी कि जो हमने प्रशिक्षित करके डेटा इनपुट दिया है कि उसी के आधार पर ये नए आउटपुट को देंगे। तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, हम जैसा चाहेंगे उसको इस आधार पर इनपुट दे करके प्रशिक्षित करके नए आउटपुट डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यह है कि प्रशिक्षित
गैन। अब गैन क्या होता है, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यह एक जनरेटिव मॉडल है, जिसको हम फुल फॉर्म अगर बात करें तो जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स हैं। तो यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह क्या करता है कि मानव के जो चेहरे हैं उनको सिंथेटिक छवियां बनाने में सक्षम है। अब इसका प्रयोग क्या किया जा सकता है, तो इसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। कला और रचनात्मकता में, तो इसमें कैसे कला और रचनात्मकता में कैसे कर सकते हैं, इसमें मुख्य रूप से जो भी परंपरागत कलाएं हैं, जो भी शैलियां हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर कवि लोग हैं या भी जो भी कला के क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, उनको नए नए एरिया देता है सोचने के लिए, नई नई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, उनकी रचना करने में काफ़ी मदद कर सकता है। साथ ही साथ संगीत में मदद कर सकता है कि जो भी संगीतकार है वो संगीत की नई शैलियों का कैसे निर्माण कर से, नई ध्वनियों का कैसे निर्माण करें। तो इसका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल में किया जा सकता है कि किसी भी रोग से संबंधित जो भी उसमें व्याधियां हैं उनको पता करके दवाओं की जो सटीकता है उसको बढ़ाने में भी यह मदद कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स में, इसमें मुख्य रूप से 3D जो चित्रण है उसमें काफी मदद ये कर सकता है। इसके अलावा विनिर्माण और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इससे सीमाएं क्या हैं, क्या इसमें चिंताएं देखने को मिल रही है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो देखने को मिल रही है तो इसकी सटीकता में कभी कभी गलतियां मिल जा रही हैं। जो भी मतलब हमें यहाँ पे जो प्रयोग किया जा रहा है वह कितना सटीक है, इस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो सटीकता को लेकर के यहाँ पर कमियां देखी गई है। पक्षपातपूर्ण मॉडल भी है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर पक्षपात देखने को मिल सकता है। गोपनीयता का मामला यहाँ पर देखने को आया है कि जो भी डेटा है वो उनका उल्लंघन ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति के पास ना पहुंच सके। साइबर अपराधियों के द्वारा इसमें कोई भी छेड़छाड़ न की जा सके। उत्तरदायित्व को लेकर के भी यहाँ चिंताएं देखने को मिली है। साथ ही साथ जो स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जो भी यंत्र है उसमें और रोजगार को भी इससे काफी खतरा देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत सरकार के लिए किस तरह से महत्व है, इसका क्या महत्व है या किस लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, अगर उसकी हम बात करें तो आने वाले समय में यह लगभग 20 से 25% तक जो हमारी विकास दर है उसको बढ़ाने में मदद कर सकता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में यह 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं जो कि निसंदेह रूप से अभी टैकल की जाने वाली हैं। तो इस तरह से इसमें यदि भविष्य में कोई विकास होता है, साथ ही साथ जो भी इसकी सीमाएं हैं, जो भी इनमें चिंताएं व्यक्त की जा रही है, उस पर अगर लिमिटेशन लगा दिया जाए तो यह निसंदेह रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है गूगल का बार्ड, या इसे हम AI जनरेटिव चैटबॉट भी कहते हैं। अब गूगल के बार्ड की बात करें तो अभी हाल ही में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ChatGPT लॉन्च किया गया था। तो उसी के बाद जो है गूगल का बार्ड जो है इसे लॉन्च किया गया है। यह मुख्य रूप से भाषा मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, जिसे शॉर्ट में लैम्डा कहते हैं, इस पर आधारित है। और ये जो ChatGPT है उससे कहीं ज्यादा सटीक जवाब देता है। अब यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो यह एक संवादात्मक चैटबॉट है जो कि एक मानव की तरह ही संवाद कर सकता है, मानव शैलियों की तरह ही संवाद कर सकता है। और इसमें जो लैम्डा है इसका एक हल्का उपसंस्करण ही इसमें इस्तेमाल लाया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत कम कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है और इसके आधार पर यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाने में सक्षम है। अब ChatGPT या अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बॉट हैं, इनकी जो रीढ़ मानी जाती है, जो इनके निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें एक तकनीक का प्रयोग किया गया। वो तकनीक है ट्रांसफॉर्मर तकनीक। यानी कि जो ChatGPT है या फिर जो भी आर्टिफिशियल से संबंधित जो भी अन्य चैटबॉट मॉडल हैं, उनकी जो तकनीक है जिनमें इनके निर्माण की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया है, तो वह तकनीक है ट्रांसफॉर्मर तकनीक। यह एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो कि इनपुट के आधार पर भविष्यवाणी करने में सक्षम है। अब ChatGPT और बार्ड में अंतर क्या है? तो ChatGPT जो है यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, वही गूगल बार्ड जो है यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ChatGPT इंटरनेट से वास्तविक समय की जानकारी तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता। तो ये एक अंतर तो ये हो गया। इसके अलावा ChatGPT में जो भी सूचनाएं हैं या जो भी उसमें जानकारियां हैं वह वर्ष 2021 तक की ही महत्वपूर्ण घटनाओं तक ही सीमित है। लेकिन जो बार्ड है गूगल का, यह इससे भी आगे की जानकारी
दे सकता है। बार्ड प्रश्नों के लिए अलग अलग राय दर्शाता है, जबकि चैट जीपीटी में इस तरह की जो मामले सामने आए हैं वो कहीं कम देखने को मिले हैं। अब इसमें चिंताएं क्या हैं या इसकी सीमाएं क्या हैं गूगल बार्ड की, तो अशुद्धियों से ग्रस्त होने की संभावना इसमें देखी गई है। अभद्र भाषा और नस्ली भेदभाव के मामले भी इसमें सामने आए। साथ ही साथ लैंगिक पक्षपात और रूढ़िवादिता जैसी समस्याएं इसमें आसानी से खोजी जा सकती हैं, तो इस तरह के मामले भी इसमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा इनपुट को पूरी तरह से समझने में अक्षम है, यानी कि व्यक्ति के द्वारा जो भी इनपुट दिया जा रहा है, जो भी सवाल पूछा जा रहा है, वह पूरी तरह से, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वह उनको समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वह उत्तर को भी गलत दे रहा है, जिसकी वजह से यहां पर अशुद्धियां देखने को मिली हैं। अगला टॉपिक है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार यानी कि निसार मिशन। अब निसार मिशन क्या है, तो यह इसकी अगर बात करें तो यह नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में इसकी विदाई, मतलब इसको भारत भेजने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी वजह से यह एक बार सुर्खियों में बना हुआ था। इसके आकार की अगर बात करें तो यह जनरली जो सामान्य एसयूवी आप देखते हैं कारों के सेगमेंट में, जैसे कि अगर आप देखें महिंद्रा स्कॉर्पियो हो गया, बोलेरो हो गया, तो कुल मिलाकर के इसके आकार की बात करें तो कुछ एसयूवी के आकार का यह एक उपग्रह है। और इसे ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वर्ष 2024 के जनवरी में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो क्या है निसार, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2014 में एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके अंतर्गत निसार जो है अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो इसके अगर वजन की बात करें तो इसका वजन जो है 2800 किलोग्राम है। इसमें यह दो तरह की बैंड का इस्तेमाल करता है, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड की अगर बात करें तो एल बैंड में डेटा स्टोर करने के लिए नासा के द्वारा यहां पर एक रिकॉर्डर जीपीएस पेलोड डेटा सबसिस्टम मुहैया कराया गया है। वहीं इसरो की अगर बात करें तो जो इसके अंतर्गत जो एस बैंड है उसमें इसरो द्वारा जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम और अंतरिक्ष यान प्रदान किया गया है। अब इसमें एक एंटीना भी लगा है जो कि सोने की परत से बना हुआ है। यह 39 फुट स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर है और इसका प्रयोग जो है इस उपकरण में जो भी फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त रेडार सिग्नल्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी कि जो भी इस उपकरण के द्वारा फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त राडार सिग्नल्स हैं उनको यह केंद्रित करेगा और उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करके यह लेबोरेटरी या वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। अब इस मिशन का क्या उपयोग किया जा सकता है, इस मिशन को क्यों बनाया गया है, तो इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी की सतहों में सूक्ष्म परिवर्तनों का अवलोकन किया जाएगा। यह इसके उद्देश्यों में शामिल है, यानी कि इस मिशन को बनाने के पीछे क्या पर्पज रहा है नासा का और इसरो का। इसके अलावा यहाँ पर घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझने में मदद मिलेगी, यानी कि पृथ्वी में जो भी अन्य प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, चाहे वह मौसम से संबंधित हो, चाहे वो समुद्र से संबंधित हो, चाहे वह वायुमंडल से संबंधित कोई भी घटना है, तो उनके पीछे क्या मुख्य कारण है और उसके जो भी परिणाम है उनको समझने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं को चेतावनी के भी संकेत यह दे सकता है, यानी कि फोरकास्टिंग करेगा, वेदर फोरकास्टिंग में मदद कर सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और भूस्खलन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं पहले ही चेतावनी दे सकता है, इसमें यह काफी मदद करेगा। भूजल स्तर मापने में, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों की जो प्रवाह दर है उससे संबंधित जानकारियां मुहैया कराने में सक्षम होगा। वन्य और कृषि क्षेत्रों की निगरानी करने में, कार्बन एक्सचेंज की समझ में सुधार। साथ ही साथ इसमें जो सिंथेटिक अपर्चर राडार है इसका उपयोग किया जाएगा उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां बनाने में। या जो अपर्चर है जो यहाँ पर, तो इसका जो उच्च रिजोल्यूशन हाई क्षमता वाली जो छवियां हैं जिनको और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उसमें भी यह काफी मदद करेगा। इसके अलावा सिंथेटिक अपर्चर राडार जो है बादलों को भेदने में भी सक्षम होगा, जिससे कि बादल में कितनी जलवाष्प मौजूद है, कितना जल मौजूद है, इसका भी पता लगाने में ये काफी मदद करेगा। इसके अलावा किसी भी मौसम में दिन रात डेटा की प्राप्ति करने में, और यह 12 दिनों में, यह बात काफी महत्वपूर्ण है कि पूरी पृथ्वी की तस्वीर लेने में क्षमता रखता है। यानी कि इतना सक्षम है कि पूरी पृथ्वी के कोने कोने की जो भी तस्वीरें हैं वह मात्र 12 दिनों में ले सकता है। और जनवरी 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका कार्य जो होगा यह 3 वर्ष का होगा। तो यह मोटे मोटी जो बातें रही निसार से संबंधित रही।
निसार मिशन का क्या उपयोग है, क्या महत्व है हमारे लिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस एंड बायो कंप्यूटर। तो दरअसल वैज्ञानिकों के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस एक अत्यंत संभावित क्रांतिकारी या गेम चेंजर योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला में बायोमीटर बनाया जाएगा और यह जो बायोमीटर होगा यह मुख्य रूप से जो मानव मस्तिष्क है उससे और 3D ब्रेन कल्चर को वास्तविक दुनिया से सेंसर से युग्मित करने का प्रयास करेगा। यानी कि यह जो बायोमीटर या बायो कंप्यूटर हम कहें जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया है, यह प्रयोगशाला में ही जो भी ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसकी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से, यानी कि 3D ब्रेन कल्चर को जो सामान्य मनुष्य मस्तिष्क है उसको वास्तविक दुनिया में सेंसर और इनपुट आउटपुट उपकरणों के आधार पर युग्मित करने के प्रयास करेगा। इनपुट आउटपुट उपकरणों के आधार पर। इसमें क्या होगा कि जब इनपुट आउटपुट की जो प्रक्रिया है जिसमें कि यह वास्तविक दुनिया से इसे जोड़ने की, युग्म करने की प्रयास करेगा, तो इसमें जो है ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके प्रसंस्करण शक्ति के द्वारा मानव अनुभूति, मानव के द्वारा कोई भी चीज सीखने की जो क्षमता होती है उसमें न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के जैविक आधारों को समझने में मदद मिलेगी। यानी कि एक तरह से यह कृत्रिम मस्तिष्क का काम करेगा। अब इसके अंतर्गत कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, तो उस प्रौद्योगिकी को अगर बात करें तो इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो मानव मस्तिष्क है उसके स्टेम सेल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और यह एक मिनी ब्रेन की तरह है। इसका जो आकार है 4 मिलीमीटर के आसपास है, तो यह इतना छोटा है और यह किस पे बनाया गया है, स्टेम सेल, मानव के जो स्टेम सेल है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क के कई संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। यानी कि पूरा प्रयास किया गया है कि यह जो बायो कंप्यूटर बनाया जा रहा है, जो मानव मस्तिष्क है, उससे काफी मिलता जुलता हो। पूरे के पूरे प्रयास किए गए हैं कि यह एक तरह से मानव मस्तिष्क की तरह ही काम कर सके। तो इसका उपयोग क्या है कि मानव के मस्तिष्क को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनको डायग्नोज करते वक्त जो भी दवाएं दी जाती हैं उन दवाओं का परीक्षण करने में, मस्तिष्क रोगों के अध्ययन में भी यह काफी सहायक हो सकता है। अब इसकी जहां पर कुछ लाभ है तो इसकी कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होंगी। तो इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क अंग पर्याप्त विकसित नहीं है, तो यह लेबोरेटरी में जो बनाया गया है, तो मस्तिष्क, जो मानव मस्तिष्क जो नेचुरल मस्तिष्क है, उसमें जो भी अन्य अलग अलग अंग हैं वह पूरी तरह से विकसित नहीं है। इसके साथ ही साथ जो आवश्यक संवेदी इनपुट है उसकी कमी है। अब चूंकि मानव है तो वह एक नेचुरल मानव है, तो उसमें एक संवेदनाएं होती हैं, उसके मस्तिष्क में कुछ संवेदी सूचनाएं आती जाती रहती है, आदान प्रदान होता रहता है न्यूरॉन्स के माध्यम से, तो वह इसमें नहीं है, उसके में लैकिंग है। इसके अलावा रक्त परिसंचरण की कमी है। जैसा कि ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो जो भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, तो मस्तिष्क में जो है ब्लड आता जाता रहता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कमी देखने को मिल रही थी, या इसकी लिमिटेशन है। हालांकि यह काफी महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा हमारे लिए आने वाले समय में सहायक साबित हो सकता है, काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी चीजें जरूरी है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट दे करके, इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन दे करके आप सभी से सवाल पूछा जा सकता है। अब इसी के अंतर्गत यह जो नवीन बायो कंप्यूटर है वह क्या है, इसके बारे में अगर देखें तो इसको कैसे बनाया गया है, तो मशीन लर्निंग का उपयोग करके इसको बनाया गया। इसका निर्माण जो है मशीन लर्निंग के द्वारा। अब इसी के अंतर्गत यह जो बायो कंप्यूटर बनाया गया है, इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, कैसे निर्मित किया गया है, तो इसमें मुख्य रूप से मशीन लर्निंग का उपयोग किया गया है, जिसमें जो भी आधुनिक कंप्यूटर विधियां हैं उन्हीं के साथ मस्तिष्क ऑर्गेनाइड के संयोजन करने की योजना या एक रूपरेखा बनाई गई है। और यह जो ऑर्गेनाइड होंगे इनका विकास जो है मल्टी इलेक्ट्रोड संरचनाओं के भीतर किया जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं, आप सभी को पता होगा कि मल्टी इलेक्ट्रोड संरचनाएं होंगी और उन्हीं के भीतर इन मस्तिष्क ऑर्गेनाइड का विकास किया जाएगा, जो कि न्यूरोनल फायरिंग पैटर्न और संवेदी उत्तेजनाओं की नकल करने में सक्षम होते हैं और इनके द्वारा न्यूरॉन प्रतिक्रिया पैटर्न के प्रभाव को समझा जा सकता है। यह जो नवीन बायो कंप्यूटर बनाया गया है मशीन लर्निंग का उपयोग करके, तो मशीन लर्निंग के द्वारा ही न्यूरॉन की जो प्रक्रिया है, जो मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या पैटर्न है और उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी जांच इसके साथ आसानी से की जा सकती है।
अब इन सारी चीज़ों के बाद यह मानव के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है या क्या इसके अवसर हैं, तो इसमें पार्किंसंस डिजीज और माइक्रोसेफली जैसी जो भी बीमारी है, इससे संबंधित जो भी रोगी है, इनके स्टेम सेल का उपयोग करके दवाओं का विकास किया जा सकता है। साथ ही साथ मस्तिष्क ऑर्गेनाइड दवा के विकास में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ है या माइक्रोसेफली जो बीमारी है, इसके अलावा इस तरह की जो अन्य बीमारियां हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी व्याधियां हैं, उनको देख करके मस्तिष्क ऑर्गेनाइड दवा के विकास में ये सहायक साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइड एक स्वस्थ और रोगी द्वारा व्युत्पन्न ऑर्गेनाइड के बीच मस्तिष्क संरचना की तुलना करने में सक्षम है। साथ ही साथ मस्तिष्क संरचना में जो भी कनेक्शन है, सिग्नलिंग है, इसके आधार पर डेटा की भी तुलना कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वह तुलना करके जो भी जानकारी है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रोगी है उसको ट्रीटमेंट के लिए और बेहतर तरीके से हम जो दवाएं हैं मस्तिष्क ऑर्गेनाइड के आधार पर जो बनाई जा सकती हैं उसको हम बना सकते हैं। इसके अलावा इन तुलना के बाद मानव संज्ञान, मानव के सीखने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा स्मृति के जैविक आधार पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने में भी ये काफ़ी सक्षम है। अब जैसा कि जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें जो गणना करने की क्षमता होती है या जो उसकी स्पीड होती है, उससे तो यह जो है काफ़ी कम है। अंगणित के मामले में कंप्यूटर की तुलना में कम तो है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके कुछ अन्य फायदे हैं, जिसमें कि यह मानव मस्तिष्क की जटिल सूचनाओं को संसाधित करने में मशीनों से बेहतर है। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क है, उनमें जो भी सूचनाएं हैं उनको संसाधित करने में, उनको प्रसंस्कृत करने में अन्य मशीनों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सहायक है। तो ये कुछ टॉपिक रहे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो भी टू द पॉइंट बात की जा सकती थी वो करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो जो भी अन्य वीडियो इन टॉपिक्स पर बनाई गई हैं जहाँ पर विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, आप जा करके देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो भी सूचनाएं आप सभी तक पहुंचाई गई वो आपकी परीक्षा में काफी सहायक होंगी। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।